हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगती है और आप लोग कौन सी जगह से अपनी कहानी को सुन रहे हैं। चलिए, आज के 160वें एपिसोड में आपका मैं मनदीप फिर से स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं कहानी। जब वो लोग उस व्यू को नहीं तोड़ पाए तो देशराज वहां पर आ गया था। देशराज ने अपना तलवार को साकार कर लिया और समर भी उसके तलवार इंटेंट को देखकर घबरा गया था। तलवार इंटेंट के 10 लेवल थे और तलवार इंटेंट साकार होने के लिए कम से कम 5वें लेवल तक साधना की आवश्यकता थी। देशराज ने अपनी तलवार इंटेंट से 5वें लेवल तक साधना की थी, जो एक गोल्डन ईगल के परसेप्शन में परिवर्तित हो गई। रक्त दानव एल्डर ने एक लाल बैग फ्लैग निकाल लिया और चिल्लाकर बोला, रक्त दानव फ्लैग। इसके टॉप पर लाल रंग की रून निकाशी थी, जिसे विशेष रूप से डरावना, घृणित और खूनी लग रहा था। रक्त दानव फ्लैग एक विशाल खूनी हथेली में बदल गया। इसने बेजोड़ पावर लाकर आत्म एम्परर पर्वत के रक्षात्मक व्यू को तोड़ने के लिए प्रहार किया। देशराज और रक्त दानव एल्डर ने सहयोग किया और रक्षात्मक प्रकाश व्यू रचना में एक दरार डाल दी। रक्षात्मक प्रकाश व्यू रचना पर दरार पड़ते देखकर दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने रक्षात्मक प्रकाश व्यू रचना पर फिर से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमलों की संख्या बढ़ने के साथ रक्षात्मक प्रकाश व्यू रचना आकार और दरारें उसकी बढ़ती गई। तभी एक पोंग की धमनी से वो फट गया और अनगिनत टुकड़ों में टूट गया। रक्षात्मक प्रकाश व्यू रचना के टूटने के बाद आत्म एम्परर पर्वत पर 1000 मीटर से अधिक का हिस्सा फट गया, अनगिनत टुकड़ों में बदल गया था। जब वो व्यू रचना फटकर गायब हो गई तो सबके सामने एक 3 मंजिला ऊंचा नीला पगोड़ा प्रकट हुआ। पगोड़ा आत्म एम्परर का कब्रिस्तान का एक पगोड़ा। ये देखकर हर कोई गहराई से हैरान था। लोगों की मौत के बाद उन्हें दफनाने के कई तरीके थे। मिट्टी में दफनाने की प्रतिक्रिया थी, नदी में भी दफनाने की प्रथा थी, मीनार में शव को मीनार के भीतर दफनाया भी जाता था। हालांकि पगोड़ा में दफनाना बड़ा दुर्लभ था। केवल कुछ ही लोग इसे प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि सामान्य लोग इस तरह के आलीशान दफनाने का खर्च नहीं उठा सकते थे। तभी देशराज हंसा और नीले शिवालय की तरफ दौड़ते हुए बोला, हा हा, आत्म एम्परर की लाश नीचे इस शिवालय में होनी चाहिए। एम्परर का स्पिरिचुअल हथियार भी वहीं पर हो सकता है। बिना किसी व्यू रचना के रुकावट के देशराज जल्दी से खजाना हासिल करने के लिए नीले पगोड़े के अंदर पहुंच गया। वहीं उसको जाते देखकर रक्त दानव एल्डर घबरा गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि देशराज उससे पहले पगोड़े में जाए। रक्त दानव एल्डर ने देशराज के करीब से पीछा किया, नीले पगोड़े में घुस गया। देशराज और रक्त दानव एल्डर ने नीले पगोड़े के अंदर जाने के बाद काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी अप्रत्याशित रूप से नीले पगोड़े के सामने आया। यह अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं बल्कि विंड एज दानव किंग था और उसके इलाके में छुपकर बैठा था। विंड एज दानव किंग ने समर से कहा, समर, मैं अंदर जाकर तुम्हें एक आईएनजी ग्रेड स्पिरिचुअल हथियार जब्त करने में मदद करूंगा। अपना ख्याल रखना। और ये कहने के बाद वो आगे बढ़ा और तुरंत नीले पगोड़े के अंदर भाग गया। देशराज, रक्त दानव एल्डर और विंड एज दानव के सभी नीले पगोड़े में दौड़ पड़े। पगोड़ा पावर में 3 मंजिले का था। आमतौर पर सबसे कीमती खजाने सबसे ऊंची मंजिली और तीसरी मंजिल पर थे, इसलिए देशराज और बाकी सभी सीधे तीसरी मंजिल की तरफ चल पड़े। दुर्गेश, हरनेक, मित्तल, स्वप्निल, चिरायु और अन्य सभी लोग भी नीले पगोड़े के अंदर जाने के लिए तैयार थे। समर अकेला ऐसा व्यक्ति था जो अंदर जाने के लिए नहीं भागा, बल्कि वो नीले पगोड़े के सामने की तरफ चला गया। वहां एक सफेद मूर्ति थी जो आत्म एम्परर की कब्र के मास्टर की लग रही थी। समर घुटनों के बल बैठ गया। आत्म एम्परर की मूर्ति के आगे झुकते हुए रिक्वेस्ट करके बोला, सीनियर, आपके इस जूनियर को अपने पापा को बचाने के लिए एम्परर लेवल का स्पिरिचुअल हथियार ढूंढने के लिए आपके कब्रिस्तान में जाना होगा। अगर मैंने आपकी नींद में खलल डाला तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। समर का मानता था सीनियर्स का सम्मान करना जरूरी था। हालांकि आत्म एम्परर मर चुका था, फिर भी समर को अपने कब्रिस्तान में घुसपैठ करते देखकर उसको स्वर्ग में बुरा लग सकता था।
इसलिए उसने अपना सम्मान दिखाने के लिए झुककर प्रणाम किया। समर के झुकने के बाद मूर्ति से एक काली अंगूठी गिर गई और बिना किसी के ध्यान में आए अंगूठी बिल्कुल समर के सामने गिरी। अंगूठी को देखकर समर हक्का बक्का रह गया। हालांकि उसे पता नहीं था कि ये क्या है, लेकिन अगर यह आत्म एम्परर की मूर्ति से गिरा है तो यह जरूर कोई खजाना ही होगा। उसने इसे उठाया और अपने थैले में रख लिया। समर ने हाथ हिलाया और फूल परी, शिवांगी और अन्य लोगों के साथ पगोड़े की तरफ इशारा करके बोला, चलो नीले पगोड़े के अंदर चलते हैं। और ये कहते हुए उन सभी को आत्म एम्परर की कब्रिस्तान में ले गया। नीले पगोड़े में प्रवेश करते ही समर का चेहरा बदल गया। उसे बहुत दबाव महसूस हो रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि इस नीले पगोड़े में कोई रहस्यमयी पावर थी, जिसे अंदर चलने पर बड़ी मुश्किल हो रही थी। बाहर से देखने पर वो सिर्फ 3 मंजिला था, ज्यादा बड़ा नहीं था। फिर भी अंदर कदम रखते ही एक विशाल जगह दिखाई दे रही थी। समर ने दुआ महसूस करके खुश होते हुए कहा, ओह, ये एक सांसारिक अमृत है। नीले पगोड़े के एक कोने में एक बोतल थी और जिसमें एक सांसारिक अमृत लेवल की गोली थी। सांसारिक आत्म किंगडम लेवल की गोली में विशाल इंपोर्टेंट सार था और जो सांसारिक आत्म किंगडम लेवल के फाइटर्स को उनकी पावर बढ़ाने में मदद कर सकता था। तभी हेवन तलवार सेक्ट के स्ट्रेंथ दुर्गेश बिजली की तरह से उस गोली के सामने आया और उसे छीनना चाहता था। उसको गोली की तरफ जाता देखकर समर ने अपनी रेड फायर तलवार अचानक बाहर निकाल ली। दुर्गेश की तरफ बढ़ के बोला, इसके बारे में सोचना भी मत दोस्त। वो सांसारिक आत्म किंगडम की गोली हासिल करना चाहता था, साथ ही ये भी नहीं चाहता था कि दूसरा पक्ष इसे हासिल करे। दुर्गेश ने अपने बर्फीली तलवार निकाल ली। समर की रेड फायर तलवार के लिए हमले का जवाब दिया। दोनों तलवारें जब आपस में टकराई तो एक जोरदार धमाका हुआ। तलवार की एनर्जी चारों तरफ फैल गई, बल छोड़ते हुए आकाश को चीरती हुई दोनों की पावरों में चारों तरफ फैल गई थी। दुर्गेश 1 इंच भी नहीं हिला, लेकिन समर का शरीर एक कदम पीछे हट गया। यह दुर्गेश वाकई सांसारिक लिस्ट में नंबर 1 और तलवारबाजी का नंबर 1 प्रतिभाशाली खिलाड़ी था। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि समर को भी एक कदम पीछे हटना पड़ गया। तभी दुर्गेश ने चिल्लाकर कहा, बर्फीले आत्म किंगडम लेवल प्रकाश किंगडम। दुर्गेश ने आत्म किंगडम प्रकाश किंगडम की एक किरण छोड़ दी और एक बर्फ जैसा आत्म किंगडम लेवल प्रकाश किंगडम था। वो समर को अंदर से चुभती ठंडक से ढकना चाहता था। अपने प्रतिद्वंदी को एक आत्म किंगडम लेवल प्रकाश किंगडम को छोड़ते देखकर समर ने भी चिल्लाते हुए कहा, फायर आत्म प्रकाश किंगडम। उसने अपना फायर किंगडम प्रकाश एक्टिवेट कर दिया। इसका अग्नि लाइफ एलिमेंट 50 मीटर चौड़ी किंगडम में संघनित हो गया। इसमें जलती हुई लपटें थी। आत्म किंगडम के प्रकाश किंगडम की 2 अलग अलग एनर्जियां एक दूसरे से टकरा गई। बर्फ और ज्वाला एक पावरफुल टक्कर के साथ फूट पड़ी। हवा में 2 धाराएं आपस में टकरा गई, एक सफेद और एक लाल रंग की। समर ने सांसारिक आत्म लेवल की गोली की दिशा में एक कदम पीछे लिया और अपना दाहिना हाथ बिजली के चमक की तरह आगे बढ़ाया और सांसारिक आत्मा की गोली ले ली। तभी दुर्गेश ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, हा समर, चुपचाप मुझे ये गोली दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। समर ने तिरस्कार से अपना सिर हिलाया और वो गोली को अपने लाइफ एलिमेंट को पुनः प्राप्त करने में मदद करना चाहता था। वो इसे किसी को देने वाला नहीं था। जब समर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो दुर्गेश ने चिल्लाकर कहा, बर्फीली पहली तलवार। और उसने अपनी बर्फीली तलवार अचानक बाहर निकाल ली और उसके एक विशाल बर्फीले उभार में बदल दिया। ये उभार बहुत बड़ा था, लगभग 50 फुट का था और उस समर पर दबाव बनाने लगा था। उसका हमला देखकर समर ने भी अपनी रेड फायर तलवार निकाली और चिल्लाकर बोला, ज्वालामुखी संघनन। उसने ज्वालामुखी तलवार की पहले तकनीक का उपयोग कर दिया था। हमले के दबाव की वजह से समर एक कदम पीछे हट गया और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। दुर्गेश की तलवारबाजी बहुत ही पावरफुल थी, देवांश से तो ज्यादा पावरफुल थी, बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। बेशक समर का तलवार इरादा अभी भी बचा था, लेकिन इसने उसका इस्तेमाल करने का प्लान नहीं बनाया था। असल में समर अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल तब तक नहीं करना चाहता था जब तक वो इस बात के लिए मजबूर न हो जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि दुर्गेश तलवारबाजी में माहिर था। समर की ज्वालामुखी तलवार तकनीक के 4 लेवल थे, लेकिन उसने केवल पहले 3 को ही समझा था, चौथे को नहीं।
उसकी सोच बहुत सरल थी और दुर्गेश से फाइट करते हुए चौथे लेवल को समझना था। समर और दुर्गेश की तलवारें दर्जनों बार एक दूसरे से टकराती रही और धमाकेदार आवाजें निकलती रही। तलवार की एनर्जी की चमक हर दिशा में फैल गई, धूल उड़ाती रही और आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंचाती रही। हालांकि समर दुर्गेश की बर्फीली तलवार की बार बार पीछे हट रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपने प्रतिद्वंदी की तलवार की तकनीक को समझने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बर्फ और आग अलग अलग गुण थे, फिर भी समर ने अपनी तकनीक को समझने के लिए उसका सिद्धांत इस्तेमाल किया। समर ने धीरे धीरे ज्वालामुखी तलवार तकनीक की चौथी तलवार ज्वालामुखी वाष्पीकरण को समझ लिया। ये ज्वालामुखी तलवार तकनीक का सबसे पावरफुल लेवल था और समझने में कठिन भी था। यह किसी भी वस्तु को वाष्पित कर सकता था। अप्रत्याशित रूप से समर को एहसास हुआ कि यह तलवार एनर्जी का भौतिकीकरण हिम ईगल संग्रहण दुर्गेश ने हिम ईगल तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। तलवार की एनर्जी संगठित होकर 40 फुट आकार के एक विशाल हिम ईगल में बदल गई थी। तभी समर ने चिल्लाकर कहा, ज्वालामुखी वाष्पीकरण। उसने ज्वालामुखी तलवार तकनीक के चौथे लेवल का इस्तेमाल कर दिया। उसने एक सफेद ज्वालामुखी को संघनित किया। ज्वालामुखी लाल के होते हैं और अब की बार ये सफेद बना था। जैसे लाल लपटे थे वैसे ही सफेद। सफेद लपटे लाल लपटों से ज्यादा लाल थी। सफेद लपटों का तापमान बड़ा ज्यादा था। सफेद बर्फीले ईगल के उभार पर टूट पड़ा और तलवार से बने ईगल को जलाकर राख कर दिया। दुर्गेश एक कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि उसकी बर्फीली ईगल तलवार तकनीक समर से अब की बार हार चुकी थी। भीड़ में खड़े तभी एक लड़के ने कहा, अरे भाई साहब, ये समर तो बड़ा पावरफुल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुर्गेश को पीछे हटना पड़ेगा। उसके पास खड़े आदमी ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। दुर्गेश सांसारिक लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन का फाइटर और उसे यंग जनरेशन का सबसे पावरफुल फाइटर माना जाता है। मुझे नहीं लग रहा था कि समर उसे जबरदस्ती हटा पाएंगे। पहले वाले लड़के ने सिर हिलाकर कहा, हाँ समर वाकई में बड़ा अच्छा है। उसकी तलवारबाजी भी बड़ी पावरफुल है। आसपास के सभी लोग चर्चा कर रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गई थी। कहने की जरूरत नहीं थी कि समर की क्षमता अद्भुत थी। दुर्गेश की बर्फीली तलवार तकनीक को देखकर वो अपनी अंतर्दृष्टि को अपनी ज्वालामुखी तलवार तकनीक में शामिल करने में सक्षम था। समर ने दुर्गेश को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे भीड़ स्तब्ध रह गई। ये सुनिश्चित हो गया था कि कोई भी उस पर हमला करने की हिम्मत न कर सके। तभी समर ने मोंक के पास जाकर मुस्कुराकर कहा, मोंक, तुम मेरी टीम में सबसे कमजोर हो, इसलिए जल्दी से आत्म किंगडम लेवल की गोली को अवशोषित करो। ये कहते हुए उसने वो सांसारिक आत्म किंगडम की गोली मोंक को दे दी। मोंक भी जानता था कि वो टीम में सबसे कमजोर है, इसलिए स्थिति बहुत खतरनाक थी क्योंकि उसे आसानी से मारा जा सकता था। मोंक ने सांसारिक आत्म किंगडम लेवल गोली ले ली और मुंह में डाल लिया। सांसारिक आत्म गोली लेने पर वो बड़ा इम्पोर्टेंट मजबूत सार था जो मोंक के मेरिडियन डेंटियन को प्रभावित कर रहा था और मोंक ने एक पावरफुल आभा अवशोषित कर ली। वास्तव में सांसारिक आत्म किंगडम के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गया था। सांसारिक आत्म किंगडम लेवल गोली की पावर बड़ी प्रबल थी क्योंकि इसने सीधे तौर पर मोंक की पावर को सांसारिक आत्म किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज तक बढ़ा दिया था। तभी अचानक सभी ने दक्षिण में फिस्ट मार्क लाइट बॉल को देखा तो उन्होंने हैरान होकर कहा, "हं? पगोड़ा के दक्षिण में फिस्ट मार्क लाइट बॉल है?" यह पगोड़ा आत्म एम्परर की कबर बनने का हकदार था क्योंकि यहाँ ढेरों खजाने थे। पहले परत में उत्तर में सांसारिक आत्म लेवल की गोली और दक्षिण में फिस्ट मार्क लाइट बॉल्स पहले ही मौजूद थे। फिस्ट मार्क लाइट बॉल में आत्म एम्परर की पंचिक तकनीक थी। एक आत्म साधक के लिए यह सचमुच एक अनमोल खजाना था। समर सबसे पहल कर दौड़ कर आया। जैसे समर ने फिस्ट मार्क लाइट बॉल को हथियाने की कोशिश की, तभी दुर्गेश ने अचानक अपनी बर्फीली तलवार से समर की पीठ पर वार किया। उसकी यह हरकत देखकर समर का चेहरा बदल गया। उसने भी गुस्से में उसको घूर कर देखा और कहा, तुमने मुझ पर पीठ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? समर ने तुरंत अपनी रेड फायर तलवार निकाल ली और चौथी तकनीक का उपयोग कर दुर्गेश को पीछे धकेल दिया। अब जब समर ने ज्वालामुखी वाष्पीकरण में महारत हासिल कर ही ली थी तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। समर ने अपनी कलाई को घुमाया और दुर्गेश पर हमला
जारी रखने के लिए तैयार हो गया। तभी अचानक हरनेक ने लंबे ब्लेड से उसके बाएं हाथ पर हमला कर दिया। हरनेक ब्लैक ब्लेड सेक्ट का सबसे सीनियर स्टूडेंट था। सांसारिक लिस्ट में वो सेकंड पोजीशन पर था। दुर्गेश का अच्छा दोस्त भी था। समर की प्रतिभा को देखकर कैसे उसने दुर्गेश को पीछे हटने पर मजबूर किया, इसलिए हरनेक बीच में आ गया था। समर को दुर्गेश पर हमला करना छोड़ना पड़ा और उसने अपनी रेड फायर तलवार हरनेक के लंबे प्लेट की तरफ प्रहार कर दिया। यह हरनेक ब्लैक ब्लेड सेक्ट का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह अभी सांसारिक किंगडम के मध्य स्टेज पर था। समर ने व्यंग करके कहा, हरनेक, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत भी कैसे की? हरनेक ने कहा, तुमने मेरे जूनियर हर्षद को मार डाला। मैं उसका बदला लेने जा रहा हूं। हरनेक की भीड़ से यह बात सुनी थी कि उसे पता चला कि समर ने ही स्वर्ण ओड़ा घाटी में हर्षद को मार दिया था। बेशक हरनेक अपने जूनियर का बदला लेना चाहता था, लेकिन वह साथ में फिस्ट मार्क लाइट बॉल भी चाहता था। हरनेक ने अपनी माइल तलवार उठाई और अचानक समर पर वार कर दिया। ब्लेड आभा प्रकटीकरण बिजली की तरह चमक रही थी। इस हरनेक ने ब्लेड आभा प्रकटीकरण की सीख ली थी। इसे हर आकार, आकृति और दिशा में मोड़ा जा सकता था। समर का यह देखकर दिल भारी हो गया था। यह हरनेक वाकई ब्लैक ब्लेड सेक्ट का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसकी ताकत इतनी सामान्य बिल्कुल नहीं थी। तभी समर ने सीधे अपने चौथे लेवल का इस्तेमाल कर दिया। ये ज्वालामुखी हरनेक की माइल स्वॉर्ड से निकली बिजली की चमक से टकरा गई। ये जोरदार धमाका हुआ। समर निश्चित रूप से अपनी इच्छा से पीछे हट गया था। वो फिस्ट मार्क लाइट बॉल की दिशा में पीछे हट गया। समर ने फिस्ट मार्क बॉल लाइट की स्थिति में आकर अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसको अपने हाथ में ले लिया। उसने उसे नीली एनर्जी में बदल लिया और अपने शरीर में समाहित कर लिया था। उसी समय आत्म एम्परर की मुट्ठी तकनीक का ज्ञान भी समर के दिमाग में प्रवेश कर गया। तभी समर ने आह भरकर कहा, आत्म एम्परर वास्तव में अद्भुत थे। फिस्ट तकनीकों पर आत्म एम्परर की अंतर्दृष्टि की मदद से उसने उसे हासिल कर लिया था। समर की स्ट्रेंगल हेल्ड फिस्ट मुट्ठी पहले सिर्फ धरती हिला देने वालों पंचों, पहाड़ को चलने वाले पंचों तक सीमित थी। अब आत्म एम्परर की धारणा के जरिए पंचिक तकनीक में वो स्ट्रेंगल हेल्ड फिस्ट की तीसरी पंच शटरिंग हेवन एंड अर्थ में महारत हासिल करने में सक्षम हो गया था। वहीं समर को फिस्ट मार्क लाइट बॉल के साथ देखकर दुर्गेश, हरनक और अन्य सीधे ने समर पर हमला कर दिया। समर उन सबसे अकेले ही लड़ रहा था और ये एक बड़ी फाइट थी। स्पिरिचुअल हथियार आपस में टकरा रहे थे। जब लाल पगोड़ा की पहली परत में लड़ रहे थे तो उन्हें अचानक एक दहाड़ सुनाई दी। तभी वहां आत्म एम्पर के कब्रिस्तान की पहली परत की रखवाली करने वाला राक्षस जानवर आ गया। वो एक राक्षसी ब्लैक टाइगर था। राक्षसी ब्लैक टाइगर 40 मीटर से ज्यादा लंबा था और उसकी दो रक्त पिपासु आंखें दो विशाल लालटेनों के जैसी थी। राक्षसी ब्लैक टाइगर ने अपना खूनी मुंह खोला और भीड़ पर झपटते हुए चिल्लाया, मानव, तुमने आत्म एम्परर के कब्रिस्तान पर अतिक्रमण की हिम्मत कैसे की? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। समर, दुर्गेश और हरनेक ने लड़ाई रोक दी। वो राक्षसी ब्लैक टाइगर से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने लगे थे। वो जानते थे कि अगर वो आपस में ही लड़ते रहे तो यह राक्षसी ब्लैक टाइगर उन्हें मार डालेगा। समर ने अपने ड्रैगन स्टेप्स पूरे की। वो जल्दी से उस टाइगर के हमले से बच गया, लेकिन कुछ कमजोर स्टूडेंट्स इतने प्रभावशाली नहीं थे। इसके बाद राक्षसी ब्लैक ब्लेड टाइगर उछलकर मोंग के ठीक सामने आ गया। अपने काली पूंछ को कोड़े की तरह मारते हुए उसने मोंग को हवा में उछाल दिया। उसकी यह काली पूंछ 5 मीटर लंबी थी। मोंग को खतरे में देखकर समर का चेहरा बदल गया। उसने अपने हाथों में रेड फायर तलवार घुमाई और उसने उस टाइगर का सिर काटने की कोशिश की। वहीं हरनेक का काला ब्लेड राक्षसी टाइगर की कमर पर लगा। उसने राक्षसी टाइगर के सिर पर वार नहीं किया क्योंकि टाइगर बहुत तेज और लचीला था। हरनेक के हमले की वजह से राक्षसी टाइगर ने परेशान होकर अपनी पूंछ झपटी और अपनी पूंछ समर की तलवार से टकरा गई। उसे कोई चोट नहीं लगी और टाइगर का शरीर बड़ा पावरफुल था। हरनेक की माइल तलवार ने उसकी कमर पर वार किया, लेकिन वो भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। जहां तक दुर्गेश, मितुल, सुपनेश्वर, चिरायु की बात था, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तभी समर के मन में डार्क नाइट एम्परर की आवाज बजी, छोटे, ये टाइगर एक फिजिकल प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिस वाला जानवर है। सांसारिक
स्पिरिचुअल हथियार इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर तुम इसे हराना चाहते हो तो तुम्हें बॉडी पावर का उपयोग करना होगा। समर ने जब सुना कि उसे तुरंत समझ आ गया, उसने अपनी रेड फायर तलवार रख दी, स्ट्रेंगल हेल फिस्ट से हमला करने को तैयार हो गया। तभी टाइगर ने हवा में अपने पंजों से वार करके कहा, मानव, नर्क में जाने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहते हुए उसने समर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी समर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, स्ट्रेंगल हेल फिस्ट। समर ने अपनी चाल चल दी। इस बार राक्षसी ब्लैक टाइगर की खाल को नुकसान करने में वो कामयाब रहा, जिससे उसे थोड़ा नुकसान हुआ, हालांकि ज्यादा तो नहीं हुआ था। ये देखकर कि समर टाइगर को चोट पहुंचा सकता है, हरनेक और सभी लोगों ने अपने हथियारों को हटा दिया, नंगे हाथों से लड़ना शुरू कर दिया था। हालांकि सभी हमले टाइगर पर हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और इसके बजाय इन लोगों पर राक्षसी टाइगर की पावरफुल मांसपेशियों ने हमले जवाब भी दिया। सब लोग चकित थे, उनकी आंखें संदेह से भर गई थी। समर तभी मुस्कुराया और चुपचाप रहा। उसने पहले ही मॉर्टल बॉडी में महारत हासिल कर ली थी, जिसकी तुलना किसी भी फिजिकल प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिस से नहीं की जा सकती। राक्षसी टाइगर की पावर तकनीक मॉर्टल बॉडी के बीच के अभी कुछ अंतर था। तभी समर ने स्ट्रेंगल हेल फिस्ट की दूसरी तकनीक का इस्तेमाल करके एक और पंच मारा। जैसे ही इंपोर्टेंट सार एक विशाल पर्वत में संगठित हुआ, स्ट्रेंगल हेल फिस्ट का टॉप लेवल नर्क के अस्तित्व को मिटा सकता था। राक्षसी टाइगर का तो कहना ही क्या। राक्षसी ब्लैक टाइगर पीड़ा से दहाड़ उठा, उसकी पूंछ फट गई और स्वाभाविक रूप से घायल हो गया। राक्षसी टाइगर ने समर को क्रूरता से देखकर कहा, घृणित मानव, तुम वास्तव में मुझे चोट पहुंचा सकते हो। ब्लैक टाइगर ने दूसरों पर हमला करना छोड़ दिया और खास तौर पर समर अपना निशाना बनाया। उसने समर से चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें अब खाने जा रहा हूं। राक्षसी ब्लैक टाइगर का शरीर अचानक बिजली की गति से धड़ाम से गिरा, पतली हवा में गायब हो गया और पलक झपकते ही समर के सामने पहुंच गया। उसने अपना वेल जितना मुंह खोला, समर को काटने की कोशिश करने लगा। राक्षसी टाइगर बड़ा तेज था, अपना मुंह खोलकर समर से 1 मीटर की दूरी पर था। तभी समर ने हिलते हुए कहा, स्ट्रेंगल हेल फिस्ट, मुट्ठी थर्ड स्टेज, स्वर्ग और संसारी को चकनाचूर करना। समर ने तुरंत अपनी तीसरी तकनीक का इस्तेमाल कर दिया। ये एक विशाल नीली मुट्ठी में बदल गई और क्षितिज के बीच एक खाई पर प्रहार किया। राक्षसी टाइगर के खिलाफ जमकर हमला हुआ, जिससे उसके शरीर के बीच एक खूनी छेद हो गया। टाइगर जोर से चीखा, उसके शरीर के छेद से खून बह निकला। जबरदस्त सुरक्षा के लिए टाइगर जाना जाता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि समर उसे भी मारेगा। राक्षसी टाइगर ने अपना मुंह खोला और एक काली राक्षसी गोली थूक दी। समर की तरफ एक काली एनर्जी फेंकी। उसने हमले को देखकर समर ने चिल्लाकर कहा, एक उंगली सब कुछ विभाजित करती है। और उसने अपनी कॉन्करर फिंगर का इस्तेमाल कर दिया। इंपोर्टेंट सार उसकी दाहिनी तर्जनी उंगली में इकट्ठा हुआ और उसने हरे रंग को उत्सर्जित कर दिया। काली रोशनी तुरंत 2 भागों में टूट गई। राक्षसी टाइगर की राक्षसी गोली पावरफुल थी, लेकिन वो कॉन्करर फिंगर के सामने टिक नहीं पाई थी। राक्षसी गोली उसका सबसे पावरफुल हमला था और उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई भी बच पाएगा। वो इस युवक का मुकाबला नहीं कर सकता था। तभी समर ने उसकी तरफ देखकर गुस्से में कहा, राक्षसी ब्लैक टाइगर, तुम अब नर्क में जा सकते हो। समर ने अपने स्ट्रेंगल फिस्ट का काला पंच बना दिया और टाइगर के सिर में छेद कर दिया, उसके दिमाग को उड़ा दिया। तभी समर ने उसका पेट फाड़ा और अंदर एक मोती निकाला। ये मोती उसकी गोली थी। गोली को देखते ही दुर्गेश ने ठंडी आवाज में कहा, समर, ये गोली मुझे सौंप दो। सभी ने ब्लैक टाइगर की पावर देखी थी। उसकी राक्षसी गोली में एक पावरफुल बल और सुरक्षा कवच था, क्योंकि सामान्य हमले उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकते थे। समर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे हाथ से गोली ले सकते हो, लूजर? समर की बात सुनते ही दुर्गेश के चेहरे के भाव बदल गए। उसे पहले ही समर की तलवार ने पीछे धकेल दिया था। तकनीकी रूप से कहें तो उस समर से हार चुका था। तभी दुर्गेश ने बाकी 2 लोगों से रिक्वेस्ट करके कहा, हरनेक मितुल, प्लीज समर को हराने में मेरी मदद कीजिए। जहां तक राक्षसी ब्लड सेक्ट के स्टूडेंट स्वप्निल और दुष्ट स्काई सेट के चिरायु का सवाल था, वो इसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि
वो कहीं और चले गए थे। आसपास के सभी स्टूडेंट्स भी आपस में बातें करने लगे थे। उनमें से एक लड़के ने समर की तरफ देखकर हंसकर अपने पास खड़े लड़के से कहा, अरे समझो, आज तो समर का अंत हो गया। सांसारिक लिस्ट के टॉप 5 में से 3 उस पर हमला करने वाले हैं। उसकी मौत बड़ी बुरी होगी। उसके पास खड़े लड़के ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, ये समर पागल है। भले ही वो पावरफुल है, लेकिन ये तीनों अपने अपने सेक्टर के टॉप स्टूडेंट्स हैं। एक और लड़के ने कहा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या लगता है समर कितने राउंड तक टिक पाएगा? उस पहले वाले लड़के ने जवाब देकर कहा, अगर आप मुझसे पूछें तो समर तीनों को एक साथ नहीं संभाल सकता। वो 1 या 2 राउंड में हार जाएगा। आसपास के सभी स्टूडेंट्स इसी बारे में बात कर रहे थे। हालांकि वो जानते थे कि समर पावरफुल तो है, फिर भी वो 3 एक्सपर्ट फाइटरों के सामने कैसे जीतेगा। तभी दुर्गेश ने चिल्लाकर कहा, फ्रोस्ट ईगल वास्पिकरण। और ये चिल्लाकर उसने अपनी बर्फीली तलवार को आगे बढ़ा दिया। तलवार की एनर्जी एक विशाल बर्फ की मूर्ति में बदल गई, समर की तरफ फट गई। तभी हरनेक ने अपना अचानक ब्लेड निकाल लिया और घुमाकर कहा, गड़गड़ाहट और बिजली का संघनन। उसका ब्लेड एक काले गर्जन में संघनित हो गया। तभी मितुल ने चिल्लाकर कहा, हेवन चक्की का पत्थर। और उसने अपने दाहिने हाथ से उसके पीठ पर एक विशाल चक्की का पत्थर निकाला। उसने उसे बड़ी ताकत से हवा में पटक दिया और समर के सिर पर वार किया। ये तीनों हमले बड़े पावरफुल थे। इनमें से कोई भी हमला किसी की जान ले सकता था। तभी समर ने अपने दाहिने हाथ से अपनी रेड फायर तलवार लहराई और फायर तलवार इंटेंट को एक्टिवेट कर दिया। इस गर्म आभा के साथ यह दुर्गेश के विशाल बर्फीले पत्थर से टकरा गई। उसने अपने बाएं हाथ से उस बिजली का रथ निकाला। हरनेक के लंबे ब्लेड का एक लाल बिजली का बोल्ट छोड़ा। रेड फायर तलवार इंटेंट बहुत ज्यादा पावरफुल था। दुर्गेश के हमले को नाकाम कर दिया। बिजली रत्न में असली बिजली थी, क्योंकि उसकी पावर धरती और आकाश से आती थी। हरनेक के ब्लेड को बिजली से इसकी तुलना करें तो ये बिजली बड़ी पावरफुल थी। इसने हरनेक के ब्लेड को बिजली को सीधे नष्ट कर दिया। दुर्गेश और हरनेक 2 कदम पीछे हट गए। उनके हमले पूरी तरह से टूट गए थे। इस समय मितुल ने विशाल चक्की का पत्थर समर की तरफ घुमाया था। समर उसे चकमा देना चाहता था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। इसलिए उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और सिर्फ एक उंगली की ताकत से उस पत्थर को रोक दिया। फिस्ट मार्क लाइट बॉल में महारत हासिल करने के बाद समर ने स्ट्रेंगल हेल्ड फिस्ट की थर्ड फिस्ट शैटरिंग हेवन एंड अर्थ में महारत हासिल कर ली थी। उसे पावर की गहरी समझ थी। मितुल की ग्लैंट मिलस्टोन एक पावरफुल चाल थी और समर को उसकी खामियां आसानी से दिखाई देती थी। समर ने अपनी उंगली मोड़ी और मुट्ठी बांधी। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने विशाल चक्की के पाट को तोड़ दिया। उसमें एक गड्ढा बना दिया। मितुल को भी पीछे हटना पड़ा। सभी जो समर के बारे में ऐसी राय रखते थे कि समर हार जाएगा, अब वो समर को देखकर हैरान थे। तभी एक लड़के ने कहा, अरे ये समर तो पावरफुल है। उसने 3 लोगों को एक साथ हरा दिया। उसके पास खड़े लड़के ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि समर को सांसारिक लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन दी जा सकती है। चाहे तलवारबाजी हो या बॉक्सिंग, वो बड़ा उत्कृष्ट है। उसके पास खड़े लड़के ने धीरे से कहा, लेकिन दुर्गेश भी पावरफुल तो है। वो आज तक सिर्फ समर से हारा है। अगर मैं होता तो मैं उसकी तलवार से तुरंत मर जाता। तभी उधर समर ने मुस्कुराकर अपने ओपोनेंट से कहा, क्या तुम अभी भी राक्षसी गोली चुराना चाहते हो? उसकी बात सुनकर दुर्गेश हरनक मितुल के हाव भाव बदल गए। वो राक्षसी गोली चुराना तो चाहते थे, लेकिन वो जान गए थे कि अब वो समर का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और वो उसके लिए फायदेमंद होगा कि वो एक दूसरे को कमजोर कर दे। समर सीक्रेट रूप से कुछ लोगों को मारना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि ये लोग बड़े पावरफुल हैं, उन्हें आसानी से मार भी तो नहीं सकता। उन लोगों को मारना खुद को घायल होने देना जख्म के लायक था। तभी दूसरी तरफ राक्षसी ब्लेड सेक्ट के स्वप्निल और दूसरे स्काई सेक्ट के चिरायु एक लाल कोट के लिए लड़ रहे थे। ये उन्नत लेवल का स्पिरिचुअल हथियार था। दोनों ने इसके लिए जमकर फाइट की, क्योंकि वो इसे पाना चाहते थे। इस लाल कोट को देखकर दुर्गेश, हरनेक और मितुल भी उसे छीनने के लिए तैयार हो गए। समर भी ललचा गया।
लेकिन उसे याद आया कि आत्म एम्परर के कब्रिस्तान में आने का उसका लक्ष्य स्पिरिचुअल हासिल करना था, न कि उन्नत लेवल का कोट। समर बहुत तेज था। पलक झपकते ही वो कब्रिस्तान के सबसे पूर्वी तल पर पहुंच गया, जहां एक गोलाकार पत्थर का दरवाजा था। पत्थर का दरवाजा तोड़कर वो पगोड़ा की दूसरी मंजिल में दाखिल हो गया था। समर ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली, पत्थर के दरवाजे पर जोर से मारा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखों में शक की एक लकीर थी। पत्थर बड़ा मजबूत था। तबे शिवांगी, फूल परी, मोंक, अन्य लोग वहां पर आ गए। उन्होंने भी पत्थर पर अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई भी उसे हिला नहीं पाया। तभी डार्क नाइट एम्पर की आवाज समर के दिमाग में गूंज उठी। उसने टेलीपैथी से कहा, छोटे, ये पत्थर तो एक चाल है। अपने फिस्ट मार्क लाइट बॉल का उपयोग करके पत्थर के ऊपरी बाएं कोने पर हमला करो। इस पर कोई अन्य हमला काम नहीं करेगा। उसकी बात को सुनकर समर की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन फिस्ट मार्क लाइट बॉल की कल्पना की और अपने शरीर में साधना तकनीक चलाकर दर पत्थर के दरवाजे के ऊपरी बाएं कोने की तरफ पावर का आह्वान किया। पत्थर के दरवाजे से तेज आवाज आई और वो ढीला हो गया। समर ने जांच की, समझ गया कि इस जगह पर हमला करना कारगर होगा। समर ने फिस्ट मार्क लाइट बॉल बुलाई और पत्थर के दरवाजे के ऊपरी बाएं कोने में लगातार 3 घूंसे मारे। पत्थर चमचमा गया, फिर खुल गया और एक रास्ता दिखाई देने लगा। समर सबसे पहले दौड़कर अंदर गया। उसके बाद फूल परी, शिवांगी और बाकी लोग भी दौड़े। वहीं काले पिल्ले ने भी अपनी पूंछ हिलाई और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। समर को कब्रिस्तान की दूसरी मंजिल की तरफ भागता देखकर दुर्गेश और हरनेक ने लड़ना बंद कर दिया। खरगोशों जैसी कद काठी और हवा की गति के साथ वो भी दूसरी मंजिल की तरफ भागे। हरे पगोड़े की दूसरी मंजिल पर सभी प्रवेश करने के बाद पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। अगर समर ने पत्थर का दरवाजा नहीं खोला होता तो दुर्गेश और बाकी लोग आसानी से अंदर नहीं जा पाते। हरे पगोड़े की दूसरी मंजिल और भी गहरी हो गई थी। हरे बोस के स्क्रॉल पर स्वर्गीय स्पिरिचुअल मंत्र लिखे 3 अक्षर थे। यह वास्तव में एक स्वर्गीय लेवल का आत्म साधना तकनीक थी। आमतौर पर स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के फाइटर इसे प्राप्त कर सकते थे। दुर्गेश सबसे पहले दौड़कर आगे आया। उसके बाद हरनेक, मितुल, स्वप्निल, चिरायु, बाकी सब भी आ चुके थे। यहाँ तक कि हेवन तलवार सेक्ट और ब्लैक ब्लेड सेक्ट के पास भी सांसारिक किंगडम लेवल के अलावा कुछ नहीं था। अंतिम चरण के साधना तकनीकें और उनके पास स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल की कोई तकनीक नहीं थी। समर ने जल्दी नहीं की, क्योंकि उसका लक्ष्य एम्परर स्पिरिचुअल हथियार था, जो उसके अनुमान के अनुसार कब्रिस्तान की तीसरी मंजिल पर होना चाहिए। हेवन तलवार सेक्ट के मास्टर देशराज, राक्षसी ब्लेड ब्लैक सेक्ट के दानव एल्डर विंडेज दानव किंग आत्म एम्परर के कब्रिस्तान में बहुत पहले ही चले गए थे। वो शायद पहले ही तीसरी मंजिल पर एम्परर स्पिरिचुअल हथियार के लिए लड़ रहे होंगे। समर और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने दूसरी मंजिल पर तीसरी मंजिल में जाने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे दरवाजा नहीं मिला। अचानक स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल की साधना तकनीक वाला बोस का स्क्रोल अपने आप ही समर के हाथों में तैर कर आ गया। इस स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल की साधना तकनीक बोस स्क्रोल को अपना मन था, जो अपने मास्टर को चुनने में सक्षम था। समर उदास लग रहा था, लेकिन इस समय वो केवल तीसरी मंजिल पर जाना चाहता था और कुछ नहीं। समर ने स्वर्गीय स्पिरिचुअल मंत्र को गर्म आलो की तरफ फेंक दिया, और वो उसे नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने उसे फेंका, मंत्र में मानो कोई आत्मा बस गई हो। वो वापस उसके कवच में उड़ गई, उसके चिपक गई और वो उसे दूर जाने को तैयार नहीं थी। समर को अब गुस्सा आ रहा था। समर के हाथों में स्वर्गीय स्पिरिचुअल मंत्र देखकर वो लोग उसे लेना चाहते थे और समर को घेर लिया। सभी ने ठंडे स्वर में समर से कहा, समर, ये स्पिरिचुअल मंत्र हमें दे दो। समर ने मुस्कुराकर कहा, आओ और ले जाओ, अगर ले सको तो। हालांकि वो नहीं जानता था कि मंत्र उसे क्यों चिपका गया था। समर ने पहले ट्रू मार्शल एम्परर तकनीक को पुरस्कृत किया था, लेकिन क्योंकि ये अपूर्ण संस्करण था, इसलिए वो केवल ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल तक इसे पुरस्कृत कर पाया था। ये स्वर्गीय स्पिरिचुअल मंत्र अलग था। ये साधना की एक प्रैक्टिस तकनीक थी। दुर्गेश ने ठिठुर कर कहा, समर, आखिरी बार मुझे स्वर्गीय स्पिरिचुअल मंत्र दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। समर ने उपहास भरी नजर में कहा,
हाँ, मैं नहीं दूंगा। अगर तुम पकड़ सको तो पकड़ लो। दुर्गेश ने सीधे दाहिने हाथ से बर्फीली तलवार निकाल ली, उसे समर पर चिल्लाया और तलवार की एनर्जी आसमान में फैल गई। समर ने तुरंत अपनी रेड फायर तलवार निकाल ली, गुस्से में चिल्लाकर बोला, ज्वालामुखी विस्फीकरण। समर ने अपनी लंबी तलवार लहरा दी और ज्वालामुखी की एक विशाल छाया में बदल दिया था। जब अकेले तलवार की तकनीक की बात थी, तो दुर्गेश वर्तमान में समर का मुकाबला नहीं कर सकता था। दुर्गेश को समर द्वारा पीछे धकेले जाते देखकर सभी लोगों ने समर को घेर लिया। कहावत है कि अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन एंशियंट और अनकन्वेंशनल स्पिरिचुअल मंत्र एक साथ आ गए थे। समर को सांसारिक लिस्ट में टॉप 5 फाइटर्स द्वारा घिरा हुआ देखकर फूलपरी, शिवांगी, मोंग सभी समर के पास दौड़े और खड़े हो गए। दुर्गेश ने अपनी लंबी तलवार निकाली, हरनेक ने अपनी धार पाम ली। दोनों ने समर पर हमला शुरू कर दिया। दूसरी तरफ माहिर ने फूलपरी से, स्वप्निल ने शिवांगी से और चिरायु ने मोंग से फाइट करी। समर ने रेड फायर तलवार आगे बढ़ाया, उसे आगे की तरफ घुमा दिया और हवा को चीर दिया। उनमें से सब स्थिर खड़े रहे, क्योंकि उग्र पावर वाले उनके चारों तरफ फैल गई थी। हवा में गड़गड़ाहट की आवाज के साथ काउंटी दरारें पड़ गई। समर ने दो दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में अपनी बढ़त बनाए रखी। वो असल में अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना चाहता था, लेकिन तीसरी परत पर एम्परर लेवल के स्पिरिचुअल उपकरणों के बारे में सोचकर समय बर्बाद किए बिना जल्दी से लड़ाई निपटने का फैसला किया। समर ने चिल्लाकर कहा, रेड फायर तलवार इंटेंट। समर ने सीधे रेड फायर तलवार इंटेंट जारी कर दिया, जिसने दुर्गेश को जकड़ लिया और उसके दिमाग को धीमा कर दिया, जिससे उसका शरीर आग से जलने जैसा महसूस हुआ। समर के हाथ में रेड फायर तलवार थी, जिसमें अजय पावर से युक्त रेड फायर तलवार इंटेंट था। उसने दुर्गेश की तलवार पर वार किया और उसकी तलवार दो टुकड़ों में बदल गई। बर्फीली तलवार और रेड फायर तलवार दोनों ही सांसारिक हाई क्लास के स्पिरिचुअल हथियार थे, लेकिन अब इंटेंट के सामने उसका हथियार कुछ भी नहीं था। दुर्गेश की तलवार कटने के बाद समर ने नीचे से ऊपर तक काटना जारी रखा, सीधे से दाहिने हाथ को चीर दिया। खून बहने लगा और हड्डियां दिखाई देने लगी। दुर्गेश अपनी कटी हुई बाह पकड़कर बुरी तरह चीख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीना बहने लगा। आसपास के सभी लोग हैरान थे। आखिरकार दुर्गेश सांसारिक लिस्ट में पहले स्थान पर था, वो कैसे हार सकता था। तभी हरनेक ने अपना काला ब्लेड समर के सामने पहुंचा दिया। समर ने इस बार हमला करने के लिए अपनी लंबी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि फिस्ट तकनीक का इस्तेमाल किया और समर ने चिल्लाकर कहा, तीसरी मुट्ठी स्वर्ग और संसारिक को चकनाचूर कर देती है। समर ने स्ट्रैंगल हेल फिस्ट की तीसरी तकनीक का इस्तेमाल कर लिया। एक बड़ी क्लिक ध्वनि के साथ हरने का काला ब्लेड, एक सांसारिक स्पिरिचुअल हथियार, समर के स्ट्रैंगल हेल फिस्ट द्वारा तोड़ दिया गया और वो जमीन पर गिर गया। काले ब्लेड को तोड़ने के बाद समर की स्ट्रैंगल हेल फिस्ट ने हरने की छाती पर जोर से प्रहार किया, जिसे एक बड़ा सा काला छेद हो गया और हरनेक की मौत हो गई। स्ट्रैंगल हेल फिस्ट तलवार इंटेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल था, वो हरनेक को मार सकता था। इस बार हर कोई हैरान होने के बजाय चौंक गया था। समर की फिस्ट तकनीक वाकई पावरफुल थी। वहीं दूसरी तरफ फाइट बहुत जोरदार थी। मितुल ने 20,000 किलोग्राम का एक विशाल चक्की का पार्ट उठाया और लहराते हुए फूल परी की तरफ जोर से मारा। सांसारिक लिस्ट में थर्ड पोजीशन के एक फाइटर के रूप में मितुल की ताकत भी बड़ी गजब की थी। फूल परी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और कहा, कमल पाम। इसमें एक विशाल सफेद कमल बना, जिसमें मजबूत पावर थी, जो काले चक्की के पत्थर को छू रहा था। काला चक्की का पार्ट अनेक टुकड़ों में बिखर गया और हवा में गायब हो गया। मितुल ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चक्की को नष्ट करने की? उसका चेहरा नीला पड़ गया। कॉलिन स्टोन सेक्ट में चक्की के पत्थर स्पिरिचुअल हथियार और हमले को करने के लिए साधन बनाए गए थे। मितुल की चक्की सभी स्टूडेंट्स के बेस्ट ग्रेड की थी, लेकिन उस फूल परी ने उसको तोड़ दिया था। जब मितुल ने उसे कुतिया कहा तो फूल परी क्रोधित हो गई। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। फूल परी ने एक बार फिर अपने कमल पाम का इस्तेमाल किया और उसने मितुल को थप्पड़ मारा। उसका दिल चकनाचूर कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया और मर गया। मितुल की मौत हो चुकी थी। दाएं तरफ शिवांगी स्वप्निल के साथ भयंकर फाइट कर रही थी। सांसारिक लिस्ट में चौथे स्थान पर होने के कारण स्वप्निल राक्षसी तकनीक में बड़ा माहिर था। स्वप्निल ने एक लाल फ्लैग निकाला
और बड़ी एक आत्मा निकलनी शुरू हो गई। स्वप्निल ने अपने हाथ में लाल फ्लैग लहराकर कहा, रक्त दानव पंजा। रक्त दानव पंजा जिस रास्ते से गुजर रहा था, हवा में 5 लाल उंगलियां छेद करती जा रही थी। तभी शिवांगी ने चिल्लाकर कहा, फायर एम्परर फिंगर। शिवांगी ने अपने आंतरिक इंपोर्टेंट सार को व्यवस्थित किया और उसे तर्जनी उंगली में लेकर संगठित कर लिया। पावरफुल रक्त दानव पंजा फायर एम्परर फिंगर द्वारा नष्ट कर दिया गया। लाल प्रकाश की किरण में बदल गया और उसके बाद हवा में लुप्त हो गया। जबकि पीली फायर एम्परर ने लाल फ्लैग पर वार कर दिया, उसमें एक छेद कर दिया। स्वप्निल के हमले को तोड़ने के बाद शिवांगी ने एक बार फिर फायर एम्परर फिंगर का इस्तेमाल किया और उसे एक पीले प्रकाश की किरण में बदल दिया। वो सीधे उसके सिर में घुस गई, जिसके बाद उसके माथे में एक बड़ा सा छेद हो गया। उसकी सांसें फूलने लगी। वो चौथे पोजीशन का फाइटर था और अब वो भी मर चुका था। वो जानते थे कि उन लोगों की मौत की खबर निश्चित रूप से इंडिया में गर्माहट चर्चा को जन्म देगी। आखिरकार वो सांसारिक लिस्ट के टॉप 5 फाइटर्स थे। दूसरी तरफ मोंक और चिरायु के बीच लड़ाई चल रही थी। कोई भी बढ़त हासिल नहीं कर पाया। मोंक ने 8 त्रिग्राम डिस्क फेंकी और काले रंग की, बहुत ही विचित्र और जटिल थी। 8 त्रिग्राम डिस्क ने 8 प्रकार की विभिन्न रोशनियों के साथ एक पावरफुल एनर्जी जारी की, जिसने चिरायु को ढक दिया। और ये 8 त्रिग्राम वाला एक पिंजरा था जिसने सीधे चिरायु को फंसा लिया था। इसके बाद मोंक ने अपनी लंबी तलवार निकाली और अचानक चिरायु की तरफ वार किया। उसके गले में छेद कर दिया, उसका खून बहने लगा और चिरायु की भी मौत हो गई थी। चिरायु 5th पोजीशन का फाइटर था और मौत के साथ केवल अब दुर्गेश ही बचा था। हालांकि दुर्गेश मारा नहीं था, लेकिन तलवार पकड़ने वाला उसका दाहिना हाथ समर ने काट दिया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तभी हाथ में रेड फायर तलवार लिए समर घातक एनर्जी छोड़ते हुए दुर्गेश की तरफ चल पड़ा। उसकी तरफ आता दुर्गेश ने डर कर पूछा, समर तुम क्या करना चाहते हो? समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, मैं क्या करना चाहता हूँ, बेशक मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। उसकी बात को सुनकर दुर्गेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने समर को डराने के लिए जल्दी से अपने मास्टर का नाम लेकर कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं हेवन तलवार सेक्ट का सीनियर स्टूडेंट हूँ और हेवन तलवार सेक्ट के सेक्ट मास्टर मेरे मास्टर हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, ओह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी सी चमक उठी। समर ने चिल्लाकर कहा, ज्वालामुखी वाष्पीकरण। समर ने ज्वालामुखी तकनीक का 4th लेवल इस्तेमाल कर लिया। भयंकर गर्मी और गर्म हवा से भरी सफेद लौ दुर्गेश के पैरों को जलाना शुरू कर चुकी थी। फिर उसके पैरों, कमर और अंत में छाती को जला डाला। अपने शरीर को धीरे धीरे जलता देखकर दुर्गेश घबराहट में पूरी तरह चिल्ला रहा था। दुर्गेश के गायब होने पर आसपास के सभी लोग स्तब्ध रह गए। दुर्गेश कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो न केवल हेवन तलवार सेट का सीनियर स्टूडेंट था, बल्कि सांसारिक लिस्ट में 1st पोजीशन पर था। अब उसकी मौत हो चुकी थी। उसका शरीर भी जलकर राख बन चुका था। समर ने स्वर्गीय स्पिरिचुअल मंत्र को एक तरफ रख दिया। दुर्गेश की लाश को देखकर अनदेखा कर वो पालथी मार कर बैठ गया और अपने अंदर की सामग्री को पढ़ना शुरू कर दिया। समर ने उसको पढ़ते हुए कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हर चीज स्पिरिचुअल है। हर चीज में आत्मा को स्वर्गीय आत्मा माना जाता है, जो स्वर्ग और आंतरिक से आत्मा को अवशोषित करती है, उसे आंतरिक पावर में बदल देती है। समर ने स्वर्गीय स्पिरिचुअल मंत्र की विषय वस्तु को अपने मन में धारण किया और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। समर वहां बैठा था, दोनों हाथों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए दाहिने हाथ की उंगलियां से एक अजीब सी हाथ में मुहर बनाते हुए अपने मेरिडियंस के अंदर मंत्र की तकनीक की प्रैक्टिस कर रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी से इंपोर्टेंट सार का एक छींटा समर के शरीर में प्रभावित हुआ। जैसे जैसे इस स्वर्ग और पृथ्वी से अवशोषित लाइफ एलिमेंट की मात्रा बढ़ती गई, समर के लाल आत्मा केंद्र पर निशान भी बड़ा होता गया। अंततः एक निशान 2 में बदल गया और जो सांसारिक आत्म किंगडम लेवल की मिड स्टेज में सफलता का संकेत था। समर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके पूरे शरीर में एक तेज चटकने की आवाज आई, जो इंटरनल पावर्स के बीच टकराव कर रिजल्ट था। अपने शरीर में अपार पावर का एहसास पाकर समर की आंखों में एक चमक आ गई। वो प्रसन्न हो गया।
एम्परर लेवल के स्पिरिचुअल हथियार तीसरी मंजिल पर थे। और अब जब वो संसारिक आत्म किंगडम के मिड स्टेज पर पहुंच गया था, तो हथियारों को प्राप्त करने की उसकी संभावना बढ़ गई थी। मिड स्टेज में सफलता के बाद समर की स्पिरिचुअल एनर्जी और धारणा में भी सुधार हुआ था। उसने स्पिरिचुअल एनर्जी जारी की, जो आत्म एम्परर की कब्र के तीसरे लेवल की ओर जा रहा था। समर ने जमीन पर जोर से पैर रखा, फिर हवा में उछलकर तेजी से किंगडम के सामने पहुंच गया। उसके बाद फूलपरी, शिवांगी, मोंक और काला पिल्ला उसके पीछे चल पड़े। समर ने किंगडम पर हल्के से थपकी दी, लेकिन किंगडम ज्यों का त्यों स्थिर रहा। आसपास के लोगों जैसे फूलपरी, शिवांगी ने भी किंगडम के साथ ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। तभी डार्क नाइट एम्परर की आवाज समर के दिमाग में आई। छोटे, एम्परर लेवल के स्पिरिचुअल हथियारों के लिए तीसरे लेवल में प्रवेश करने के लिए आपको इसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इस रक्षात्मक प्रकाश किंगडम पर अपना खून टपकाना होगा। उसकी बात को सुनकर समर ने प्रसन्नता से सिर हिलाया, क्योंकि वो जानता था डार्क नाइट एम्परर बिल्कुल सही है। वो सिर्फ तभी वो उसका अनुसरण काम करेंगे, वो अपने आत्म एम्परर के मकबरे में प्रवेश करेंगे। समर ने अपनी तर्जनी उंगली काट दी और उसमें खून की एक बूंद रक्षात्मक किंगडम पर टपका दी, जिसने उसे सीधे अपनी तरफ खींच लिया। समर को आत्म एम्परर के मकबरे में तीसरी मंजिल पर पहुंचता देखकर सब लोगों ने अपनी उंगलियां काटी और खून उस पर छिड़क दिया। जाहिर है, किंगडम में एंटर होने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, जिसका अर्थ था कि उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। तभी काले पिल्ले ने अपना पंजा काट लिया और कुत्ते के खून की एक बूंद किंगडम पर टपका दी। पिल्ले के व्यवहार को देखकर मोंक ने अपने होठ सिकोड़े और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम सिर्फ एक कुत्ते हो, किंगडम के कारण तुम्हें अंदर एंट्री नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगले ही पल मोंक तंग रह गया, क्योंकि उसने देखा कि प्रकाश किंगडम में सफेद रोशनी की किरण निकल रही थी। उसने काले पिल्ले को अपनी तरफ खींच लिया था। तभी काले पिल्ले ने खुश होकर मोंक का मजाक उड़ाकर कहा, हा देखो तुम, किंगडम ने दादाजी कुत्ते को एक्सेप्ट कर लिया। मोंक, तुम बिल्कुल भालू ब्रायर की तरह हो। किंगडम के लिए तुम्हें एक्सेप्ट करना असंभव है। मोंक का चेहरा काला पड़ गया। उसे गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो काला पिल्ला उसे भालू कह रहा था। उसने काले पिल्ले की तरफ देखकर मन ही मन कहा, ये पुल्ला तो कुछ ज्यादा ही अहंकारी है। वहीं उधर तीसरी मंजिल पर अगले ही पल काले रंग का पिल्ला समर के पास पहुंच गया। अपने पूंछ को अहंकार से हिलाने लगा। काले पिल्ले के घमंडी रूप को देखकर समर ने तुरंत उसके पिछवाड़े पर लात मारी। समर ने भौं चढ़ाकर पूछा, पिल्ले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी उम्मीद से भी परे आखिरकार फूल परी, शिवांगी या मोंक नहीं, बल्कि यह काला पिल्ला अंदर आया था। इसलिए उसने मन में सोचा, क्या इस पिल्ले में कोई खास हुनर होगा? अपना सिर उठाकर काले पिल्ले ने अहंकार से कहा, दादाजी कुत्ते के रूप में मैं ब्रह्मांड में घूमता हूँ। दिव्य दुनिया में अनगिनत फाइटर्स पर विजय प्राप्त करना था। मेरे लिए रक्षात्मक प्रकाश किंगडम में घुसना बहुत आसान था। तभी समर ने बिना कुछ कहे काले पिल्ले के सिर पर थप्पड़ मारा और उसके सिर पर एक बड़ा सा निशान बन गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमने एक बार फिर अपने आप को दादाजी कुत्ते कहने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। काले रंग के पिल्ले का अपना सिर और पूंछ हिलाते हुए बुदबुदाया, ओहो मेरी गलती है, मैं भूल गया था, मैं दादाजी कुत्ता नहीं, मैं तो पोता कुत्ता हूँ। जहां समर खड़ा था वो आत्म एम्परर कब्रिस्तान की तीसरी परत थी, जो ग्रैंड टावर की तीसरी मंजिल भी थी, जो एक रहस्यमय स्थान था जिसमें पावरफुल एनर्जी थी। तभी सामने से एक जोरदार फाइट की आवाज आई। देशराज रक्त दानव एल्डर और विंड एज दानव किंग थे, जो तलवार के लिए भयंकर फाइट कर रहे थे। आत्म एम्परर तलवार हरे रंग की थी, 2.5 अंगुल चौड़ी और 3.5 फुट लंबी, एक तलवार से ज्यादा चौड़ी। उसके शरीर पर हरे बांस की नकाशीदार आकृति थी, जिसमें एक हरा प्रभा मंडल निकल रहा था, जिसमें प्रबल पावर थी। देशराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रक्त दानव एल्डर, आइए क्यों ना हम साथ मिलकर आत्म एम्पर तलवार को हथियाने से पहले विंड एज दानव किंग को मारने के लिए एक साथ काम करें। देशराज और रक्त दानव एल्डर को दुश्मन होना चाहिए था, जैसे अच्छाई और बुराई एक साथ सह अस्तित्व में रहने की कसम खाते हैं। लेकिन इस तथ्य के कारण कि विंड एज दानव किंग ने न केवल रक्त दानव फल को हथिया लिया, बल्कि एम्परर लेवल के स्पिरिचुअल उपकरणों को पीछे भी आ गया था।
विंड एज दानव किंग देशराज और रक्त दानव एल्डर दोनों के लिए आम प्रमुख दुश्मन बन गया था। हालांकि रक्त दानव एल्डर देशराज को नापसंद करता था, लेकिन वह विंड एज दानव किंग से भी नफरत करता था। इसलिए उसने पूर्व के साथ काम करने का फैसला करके सिर हिला दिया। देशराज ने अपनी लंबी तलवार को लहरा दिया और उसने एक विशाल गोल्डन ईगल में बदलकर गुर्राते हुए कहा, पहली तलवार गोल्डन ईगल। ये गोल्डन ईगल 60 मीटर लंबा था, सजीव था और जीवंत था, जिसके शरीर पर सुनहरे पंख थे जो तलवार की एनर्जी का रूपांतरण था। जाहिर है देशराज की तलवार तकनीक असाधारण रूप से पावरफुल थी। तलवार एनर्जी में परिवर्तित राक्षसी जानवर अधिक पावरफुल था। 60 मीटर लंबे सुनहरे ने ईगल ने एक विशाल स्थान घेर लिया, लगभग आधे आकाश को ढक लिया था। घातक एनर्जी उत्सर्जित करते हुए विंड एज दानव किंग की तरफ हमला किया। दूसरी तरफ रक्त दानव किंग अपना हाथ बढ़ा दिया और अपने कपड़ों में से एक लाल रक्त दानव फ्लैग निकाला। रक्त दानव फ्लैग एक खजाना था जो अपने आकार को स्वचालित रूप में बदल सकता था। जब रक्त दानव एल्डर ने मंत्र डालना शुरू किया तो हथेली के आकार का यह फ्लैग एक आदमी जितना लंबा हो गया। उसमें से एक लाल घातक एनर्जी निकल रही थी जिसमें स्ट्रॉन्ग पावर थी। रक्त दानव एल्डर ने रक्त दानव फ्लैग को लहराया और एक पावरफुल स्पिरिचुअल हमला कर दिया, जिसका लक्ष्य विंड एज दानव किंग था। उन दोनों के हमले को देखकर विंड एज दानव किंग ने गुर्रा कर कहा, विंड एज पाम। अपने दाहिने हाथ से 60 मीटर की लंबाई के एक विशाल विंड ब्लेड में बदल दिया। देशराज द्वारा तलवार एनर्जी के सुनहरे ईगल को साथ टकरा गया। एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। एनर्जी की दो विशाल पावर्स फीकी पड़ गई। रक्त दानव एल्डर के स्पिरिचुअल हमले ने विंड एज दानव किंग के दिमाग का उल्लंघन किया। जबकि उत्तराज तैयार नहीं था, उसके दिमाग को चीर दिया। फुफकार की आवाज के साथ विंड एज दानव किंग ने मुंह से खून उगल दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आत्मा घायल हो गई। हालांकि उसकी आक्रमण पावर बड़ी प्रबल थी, फिर भी स्पिरिचुअल एनर्जी के हमले में वो रक्त दानव एल्डर के सामने कुछ भी नहीं था। समर जल्दी से विंड एज दानव की किंग के पास गया। चिंता में पूछा, मास्टर, क्या आप ठीक हैं? विंड एज दानव किंग ने अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूं, बस मेरी मन एनर्जी डैमेज हो गई है। उसकी बात को सुनकर समर ने धीरे से कहा, मास्टर, मुझे रक्त दानव एल्डर से निपटने में आपकी मदद करने दे। रक्त दानव एल्डर ने समर से यह बात सुनकर जोर से हंसना शुरू कर दिया और बोला, हा, मैं सांसारिक आत्म किंगडम के एक्सपर्ट स्टेज का फाइटर हूं। मुझसे निपटने के लिए तुम्हें एक और जन्म लेना पड़ेगा। रक्त दानव एल्डर की अवमानना की परवाह किए बिना ही समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने राक्षसी ब्लड सेक्ट के सभी स्टूडेंट्स को मार डाला। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ। समर की बात को सुनकर रक्त दानव एल्डर लाल आंखों के साथ गुस्से से भर गया। वो रक्त दानव फ्लैग को पकड़े हुए समर की तरफ जानलेवा तरीके से चल रहा था। उसने तभी चलते चलते चिल्लाकर कहा, राक्षसी फ्लैग आत्मा दमनाक। रक्त दानव एल्डर ने समर को जल्दी ही मारने के लिए अपने सबसे घातक तकनीक का इस्तेमाल किया। लाल राक्षसी फ्लैग ने एक विशाल स्पिरिचुअल हमला किया जो सीधे समर के दिमाग में घुस गया और उसकी पुरुष एनर्जी को नष्ट कर दिया। रक्त दानव एल्डर द्वारा किया गया स्पिरिचुअल हमला इतना पावरफुल था, समर को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा और उसे चक्कर आने लगा। वो बेहोश हो गया और साथ ही उसे तेज दर्द भी हुआ। रक्त दानव एल्डर का स्पिरिचुअल हमला इतना पावरफुल था, उसे झेलना मुश्किल था। समर हारने ही वाला था। तभी समर के दिमाग में सुनहरे प्रकाश द्रव्यमान की एक ड्रैगन सिटी आई और एक सुनहरे ड्रैगन की खंडित आत्मा वहां से उड़ गई, जो फायर ड्रैगन की आत्मा थी, जो ज्वाला की पावर का प्रभारी था। फायर ड्रैगन की खंडित आत्मा ने अपना विशाल मुंह खोला और तुरंत ही रक्त दानव एल्डर की स्पिरिचुअल एनर्जी को निकल लिया तथा उसे ड्रैगन की अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल लिया। उसके एनर्जी निकलते ही समर ने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली को फैलाया और अपने ओपोनेंट की तरफ इशारा करके बोला, रक्त दानव एल्डर, तुम वास्तव में बहुत बेकार हो। उसका उद्देश्य रक्त दानव एल्डर को उकसाना था ताकि अधिक स्पिरिचुअल हमलों को प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि उसके दिमाग में फायर ड्रैगन अधिक स्पिरिचुअल एनर्जी को अवशोषित कर ले। रक्त दानव एल्डर लगभग मरणासन अवस्था में पहुंच गया था।
रक्त दानव सेक्ट का सीनियर एल्डर होने के नाते अब एक बदचना लड़के ने उसे अचानक नीचा दिखाया और ये उसके लिए अपमानजनक बात थी। रक्त दानव एल्डर ने और अधिक स्पिरिचुअल हमले किए। समर के मन में लगातार भारी स्पिरिचुअल एनर्जी का उल्लंघन हो रहा था, जिससे उसकी आत्मा टूट रही थी। शुरुआत में समर को अभी भी थोड़ा दर्द महसूस हुआ, लेकिन जल्द ही वो ठीक हो गया, क्योंकि जो एनर्जी उसके दिमाग को परेशान कर रही थी उसे फायर ड्रैगन ने खा लिया था। दरअसल फायर ड्रैगन ने रक्त दानव एल्डर की आधी से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निगल ली थी, बाकी समर के पास छोड़ दी। नतीजन समर ने मान एनर्जी का एक हिस्सा अवशोषित कर लिया और पावरफुल हो गया था। रक्त दानव एल्डर मूर्ख नहीं था। दर्जनों स्पिरिचुअल हमलों के बाद उसे इस समस्या का एहसास हो गया कि उसके स्पिरिचुअल हमले समर पर काम नहीं कर रहे, क्योंकि उसके दिमाग में जाते ही तुरंत गायब हो जाते हैं। रक्त दानव एल्डर ने स्पिरिचुअल हमले को त्यागने और उसके बजाय मार्शल आर्ट फोर्स का उपयोग करने का निर्णय किया। रक्त दानव एल्डर ने रक्त दानव फ्लैग हटा दिया और गुस्से में चिल्लाकर बोला, रक्त दानव फीस्ट। और उसने अचानक अपनी दाहिनी मुट्ठी घुमाकर एक विशाल लाल मुट्ठी बना दी। उसमें अजय पावर थी जो समर पर जोरदार प्रहार कर रही थी। तभी समर ने अपनी तीसरी फिस्ट तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला करके जोर से कहा, तीसरी फिस्ट स्वर्ग और संसारिक को चकनाचूर कर देती है। समर जानता था रक्त दानव एल्डर कितना पावरफुल था। उसने अपनी तीसरी तकनीक का इस्तेमाल किया। तीसरी तकनीक एक 50 मीटर लंबी काली फिस्ट बन गई थी। जैसे ही हवा का दबाव कम हुआ, एक विशाल मैग्मा ब्लैक होल प्रकट हो गया, जिसमें चारों तरफ प्रचंड एनर्जी फैल गई। अनगिनत दरारें पड़ गई। समर और रक्त दानव एल्डर दोनों एक एक कदम पीछे हट गई। वो ताकत के हमले में अच्छी तरह से मेल खाते थे। यह उनके बीच टॉस अप हो गया था। समर दंग रह गया, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका सबसे पावरफुल स्ट्रेंगल हेल फिस्ट ओपोनेंट से हार जाएगा। रक्त दानव एल्डर की बात करें तो वो भी हैरान था। रक्त दानव एल्डर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो सबसे सेक्ट का सीनियर एल्डर था, जिसने आत्म साधना लेवल की बॉडी प्यूरिफिकेशन तकनीक भी सीखी थी। रक्त दानव एल्डर ने एक बार फिर समर पर प्रहार करने के लिए अपना पंच लहराया, जिसमें एक विशाल काली छाया बन गई, ओपोनेंट से टकरा गई। जैसे जैसे उनके पंच एक दूसरे से टकराते रहे और उनमें से कोई भी जीत नहीं पा रहा था, समर ने रक्त दानव एल्डर के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया। दूसरी तरफ देशराज और विंड एज दानव किंग के बीच लड़ाई का अंत होता नहीं दिख रहा था। विंड एज दानव किंग के हमले ढीले हो गई। उसकी चाल उसकी आत्मा एनर्जी की चोटों के कारण सुस्त हो गई, क्योंकि उसने देशराज के हमले से पीछे हटना शुरू कर दिया। देशराज के हमलों से विंड एज दानव किंग को हारता देखकर समर अपने मास्टर की मदद करना चाहता था, लेकिन रक्त एल्डर ने उसे रोक दिया था। इसलिए अब सिर्फ काला पिल्ला ही समर का एकमात्र उम्मीद थी। इसलिए समर ने पिल्ले से कहा, छोटे पिल्ले, जाओ मेरे मास्टर की मदद करो। हालांकि पिल्ला पहले तो हिचकिचा रहा था, लेकिन आखिरकार वो विंड एज दानव किंग की तरफ दौड़ा। जैसे ही पिल्ले ने अपने पंजे हिलाया, तभी एक विशाल एनर्जी बल देशराज की तरफ टूट पड़ा। देशराज ने अपने हाथ में ब्लेड लहराया। उसका हमला एक विशाल गोल्डन ईगल में बदल गया, जो सीधे पिल्ले पर वार कर रहा था। हालांकि ये पिल्ला सबसे पहले पावरफुल था, लेकिन समय के साथ इसकी ताकत कमजोर हो गई थी। देशराज के सामने कुछ भी नहीं था। देशराज के हमले से पिल्ले को डरता देखकर समर का चेहरा एकदम बदल गया था। हेवन तलवार सेक्ट का मास्टर होने के नाते देशराज बड़ा पावरफुल था, लेकिन समर बस इतना ही कर सकता था, अपने हमलों की स्पीड बढ़ा दे, रक्त एल्डर को हरा दे, ताकि वह अपने मास्टर की मदद करे। तभी एक तेज धारदार आवाज के साथ लाल शर्ट के एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक रक्षात्मक एनर्जी किंगडम तोड़कर सीधे तीसरे लेवल पर प्रकट हुआ। वो लंबा अधेड़ उम्र का आदमी खून से लाल चेहरा लिए हुए एक पावरफुल सेना से घिरा हुआ था। दरअसल उसे सुखराज के नाम से जाना जाता था, जो राक्षसी ब्लड सेक्ट का सेक्ट मास्टर था। सुखराज के आते ही समर का चेहरा और भी डर से लाल हो गया। वो राक्षसी रक्त एल्डर के खिलाफ बड़ी मुश्किल से लड़ा था। एल्डर और सुखराज के बीच लड़ाई की तो बात छोड़ दीजिए। तभी सुखराज ने मुस्कुराकर एल्डर से कहा, एल्डर, मैंने आपकी आवाज सुन ली थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि एम्परर लेवल स्पिरिचुअल हथियार वास्तव में यहाँ होगा। आप यहाँ पहले ही पहुंच चुके होंगे। क्योंकि सुखराज राक्षसी ब्लड सेक्ट का मास्टर था, इसलिए वो स्पेशल तकनीक से एल्डर से बात कर सकता था। मूल रूप से
वो ब्लैक ब्लेड सेक्ट के सुरेंद्र से और एम्पर लेवल स्पिरिचुअल हथियार छीनने वाला था। तभी सुखराज ने चिल्लाकर कहा, वंडर गोल्डन व्हील। सुखराज ने 2 रक्त पहियों को आकार के ब्लेड जारी किए। गोल्डन व्हील धर्म एम्पर ब्लेड के सामने थे। उन पहियों जैसे ब्लेड ने सीधे समर पर वार कर दिया और उसका शरीर पीछे की तरफ उछल गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसका शरीर 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। सुखराज इतना पावरफुल था कि समर के एक ही वार से उसकी सारी लड़ने की पावर खत्म हो गई। सुखराज ने फिर से अपने ब्लेड लहराई। विंड एज दानव किंग के शरीर पर जोर से प्रहार किया और वो भी घायल होकर जमीन पर गिर गया। अपने मास्टर को घायल देखकर निराश समर ने खांसकर मुंह में खून भर लिया था और उसका ये खून उसके अंगूठी पर गिर गया। जैसे ही अंगूठी ने खून सोखा, एक गहरी चमक पैदा हो गई। ये अंगूठी ने आत्म एम्पर की कब्र में प्रवेश करते ही हासिल किया था और आत्म एम्पर की मूर्ति के सामने झुकने के बाद ये अंगूठी उसको मिल गई थी। तभी उस अंगूठी से समर के दिमाग में एक आवाज आई। उसने समर के मन में टेलीपैथी से कहा, मैं ग्रीन टावर का आत्म एम्पर हूं, आत्म एम्पर कब्रिस्तान का मास्टर। ये मेरी अंतराक्षीय अंगूठी है और असली आत्म एम्पर हथियार ब्लेड ही नहीं बल्कि ग्रीन टावर भी मेरा है। अब क्या करेगा समर? क्या समर उस अंगूठी से सबको हरा पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।